हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई मालाराम सर पर। देखो, जो हमारा एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसकी पहले ही डेट बता दी गई थी। 21 और 22 अक्टूबर को होगा आपका एग्ज़ाम, और ऑफिशियली भी अब डेट आ चुकी है कि आपका एग्ज़ाम 21 और 22 तारीख को ही होगा, और ये कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम 21 और 22 तारीख को ही होगा। अब आपके पास एक महीना भी नहीं बचा है, तो आपको अब जी तोड़ के मेहनत करनी है। रात को भी आपको लेट तक पढ़ना है, सुबह भी जल्दी उठना है, दिन में भी पूरे दिन आपको पढ़ाई करनी है, तब जाकर के क्या होगी, सफलता मिलेगी। तो ये आपके पास मौका है, तो इसको आपको गंवाना नहीं है। अच्छी तरह से तैयारी करके अपना सिलेक्शन श्योर करना है। जिसके अंदर मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था, साइंस की हमारी सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको हम डिटेल से पढ़ रहे थे। देखो, अभी तो मैं 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा था, लेकिन अब एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गई तो मैं आगे 15 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, फिर 20 क्वेश्चन, फिर लास्ट में मैं 50 क्वेश्चन की भी पीडीएफ लेकर के आऊँगा, जिसको आपको कंटिन्यू समझना है, अच्छी तरह से समझना है, और इनको जो इनके अंदर जो नियम आते हैं उनको आपको लिखना है। अगर आप इनको कंटिन्यू पढ़ोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, तो आपके 10 से 13 क्वेश्चन इसी पीडीएफ के अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के। तो 15 में से 10 से 13 क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की और भी कौन लेके जाएगी, साइंस ही, क्योंकि साइंस इस बार क्या हो रही है, ज़्यादा नंबर की आ रही है। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखो, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम में मध्यमा निरूपित निरूपित करता है। देखो, एक फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है, और एक कौन सा होता है, दाहिने हाथ का नियम। ये दोनों नियम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इस बार किसकी बात करा है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ की। देखो, हमारा ये तो बायां हाथ होता है, और ये कौन सा होता है, दायां हाथ होता है। यह आप ध्यान रख सकते हो कि जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं, जो उल्टा हाथ होता है वो तो कैसा होता है, हमारा बायां होता है, और जो सुल्टा हाथ होता है वो कौन सा होता है, हमारा दायां होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। देखो, फ्लेमिंग का एक तो दाएं हाथ का नियम होता है, और दूसरा कौन सा होता है, बाएं हाथ का नियम होता है। तो हम दोनों नियमों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दाएं हाथ का नियम। तो जो दायां हाथ होता है हमारा, उसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे हमारी कितनी अंगुलियां होती हैं, 5 अंगुलियां होती हैं। दो ऊपर हैं, देखो, एक अंगूठा मिला करके 5 होती हैं, जिनमें से 2 छोड़ देनी है, 2 नीचे छोड़ देनी है। जो बीच की होती है उसे हम क्या बोलेंगे, मध्यमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यमा। और जो अंगूठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंगूठा ही बोलते हैं। अंगूठे और मध्यमा के बीच में जो अंगुली होती है उसको हम बोलते हैं तर्जनी। क्या बोलेंगे, तर्जनी। तो आपको ध्यान रखना है, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, और ये मध्यमा। इन तीनों को आपको क्या करना है, इस तरह से फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। लंबवत का मतलब इन तीनों के बीच में क्या रहेगा, 90 डिग्री का क्या रहेगा, डिस्टेंस होती है। 90 डिग्री का कोण बनेगा इनके बीच में। देखो, जैसे अंगूठा है हमारा, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे ये हमारा दायां हाथ हो गया, दाहिने हाथ में देखो अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैं यहाँ समझा देता हूँ, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसके अलावा जो मध्यमा है वो कहाँ जा रही है, कैमरे की तरफ, आपकी तरफ जा रही है। और जो मध्यमा है वो किस तरफ जा रही है, इस साइड। देखो, मध्यमा किस साइड जा रही है, इस साइड। जो तर्जनी है वो आपकी तरफ, और अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर। देखो, ऊपर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इनके बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण। जो तर्जनी है और ये मध्यमा है, इन दोनों के बीच में भी कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण। तो तीनों के बीच में कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो तीनों किस किस को निरूपित करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम अगर दाएं हाथ की बात करें, तो दाहिने हाथ के अंदर जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को डिपेंड करती है। मैं लिख देता हूं तीनों को। जैसे ये तो हो गया हमारा अंगूठा, ये हो गई हमारी तर्जनी, ये हो गई हमारी मध्यमा। तो जो तर्जनी होती है वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। किसको बताती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। अंगूठा और मध्यमा, मध्यमा किसको बताती है, विद्युत धारा को।
किसको बताती है? विद्युत धारा को बताती है, इलेक्ट्रिक करंट को। और अंगूठा किसको बताता है? बल की दिशा को। बस ये तीन ही चीज ध्यान रखनी है आपको। मैंने बता दिया, अंगूठा ऊपर रहेगा, तर्जनी आपकी तरफ रहेगी, मध्यमा इस साइड रहेगी। तो आपको क्या करना है कि जो तर्जनी है हमारी, तर्जनी किसको दर्शा रही है? तर्जनी किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। तो आपकी तरफ तो क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। मध्यमा किसको दर्शा रही है? मध्यमा विद्युत धारा को दर्शा रही है। अगर विद्युत धारा किस साइड बहेगी? इस साइड बहती है, तो चुंबकीय क्षेत्र किस साइड रहेगा? आपकी तरफ रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो अंगूठा है हमारा, वो क्या बताता है? बल की दिशा को बताता है। तो बस केवल यही ध्यान रखोगे आप कि जो दाएं हाथ का नियम होता है उसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा विद्युत धारा और अंगूठा बल की दिशा। तो इस बार हमें क्या पूछ रहा है? मध्यमा। हो सकता है अगली बार पूछ ले अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है। इसके अलावा दाहिने हाथ के अलावा बाएं हाथ का भी नियम होता है। बायां हाथ नियम, ये भी फ्लेमिंग ने ही दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने ही दिया था। इसमें क्या करना है आपको? केवल ये डिफरेंस करना है। देखो ऊपर क्या दे रखी है, इसमें भी आपको क्या लिखना है? तर्जनी लिखना है। ये क्या है? अंगूठा है। और ये कौन सी है हमारी? मध्यमा है। तो मध्यमा इसमें किसको दर्शा रही है? विद्युत धारा को दर्शा रही है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को। तो इसमें भी तर्जनी किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। मध्यमा इसमें विद्युत धारा, तो इसमें भी कौन सी रहेगी? विद्युत धारा रहेगी मध्यमा में। केवल आपको चेंजमेंट करना है अंगूठे के अंदर। इसमें अंगूठा किसको दर्शाएगा? चालक की गति को। किसको? चालक की गति। बस ये दो ही डिफरेंस ध्यान रखने हैं आपको। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा बल की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा। और जो बाएं हाथ का नियम होता है उसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा विद्युत धारा और अंगूठा चालक की गति। इसमें चालक की गति है और इसमें क्या है? बल की दिशा है। बस ये दो डिफरेंस हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का भी नियम हो जाएगा और दाएं हाथ का भी नियम हो जाएगा। अब देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, तो दाएं हाथ का नियम ये है, इसमें मध्यमा निरूपित करता है। तो मध्यमा किसको निरूपित कर रही है? विद्युत धारा को। किसको? विद्युत धारा को। तो सी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैक्यूम में प्रकाश की गति है। वैक्यूम में प्रकाश की गति है। जो वैक्यूम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात का मतलब होता है कि वहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। वहां पर एयर जो हवा होती है ना, वो भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो निर्वात उसे ही बोलेंगे जिसके अंदर न तो लिक्विड होता है, न सॉलिड होता है, न गैस होती है, न कुछ भी नहीं होता है वहां पर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। और निर्वात के अंदर प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। देखो ये 108 दे रखा है ना, ये कितनी है? 10⁸ है। ये भी 10⁸ है और ये भी 10⁸ है। तो हमें देखो कहाँ दे रखा है? 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये आप ध्यान रखोगे, निर्वात के अंदर प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यही होता है कि जो प्रकाश होता है वो 1 सेकंड के अंदर 3 मल्टीप्लाई 10⁸ जो मीटर है, इतनी दूरी क्या करता है? ट्रेवल करता है, दूरी तय करता है। 3 गुणा में 10⁸। इसका मतलब यही रहेगा। तीन तीन के कितने जीरो लगाने हैं आपको? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतनी मीटर दूरी 1 सेकंड के अंदर जो हमारा प्रकाश होता है, लाइट जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, वो इतनी दूरी तय करता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, जो नोबल गैस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं हमारी? He हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, जीनोन होती है और रेडोन होती है। He को तो हम बोलते हैं हीलियम, Ne को बोलते हैं नियोन,
AR को आर्गन, KR को क्रिप्टॉन, XE को जीनोन और RN को हम बोलते हैं रेडोन। ये सभी क्या होती हैं? हमारी नोबल गैस होती हैं। क्या होती हैं? नोबल गैस। इन्हें ही हम और बोलते हैं अक्रिय गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। तो नोबल गैस कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। जो रेडोन होती है वो क्या होती है? सबसे भारी गैस होती है। क्या होती है? सबसे भारी गैस। और सबसे हल्की आपसे पूछा जाए तो सबसे हल्की होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। ये ध्यान रखोगे आप। सबसे भारी रेडोन होती है। तो नोबल गैस कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, उसके सबसे लास्ट में जो आती हैं वो क्या होती हैं? नोबल गैस होती हैं। तो हमें ऑप्शन कौन, देखो हमें पूछ रहा है नोबल गैस नहीं है। हीलियम भी नोबल गैस होती है, नियोन भी होती है और आर्गन भी होती है। तो फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है हाइड्रोजन। क्या दे रखा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यही पूछ रहा है कि कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये ध्यान रखनी है आपको। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। देखो हाइड्रोजन दे रखा है, तो हाइड्रोजन क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन। खालिस्तान एक है धातु है परंतु चमकदार है। एक यहाँ ए धातु करनी है आपको। धातु तो चमकदार होती ही हैं। एक ए धातु है परंतु चमकदार है। देखो एक तो होती है धातु मेटल, एक होती है ए धातु नॉन मेटल। एक तो होती है मेटल, एक होती है नॉन मेटल। इसे तो हम बोलते हैं धातु और इसे हम क्या बोलेंगे? ए धातु। तो धातु तो क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं? चमकदार, शाइनी होती हैं, लस्टर होती हैं। ए धातु क्या होती हैं? ये चमकदार नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। धातु तो चमकदार होती हैं, ए धातु क्या होती हैं? चमकदार नहीं होती। लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाता है? अपवाद पाया जाता है। और अपवाद कौन सा होता है? आयोडीन होता है। आयोडीन क्या होती है? ए धातु होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है? वो चमकदार होती है। तो यही पूछ रखा है। खालिस्तान एक ए धातु है परंतु चमकदार है, क्योंकि ए धातु होने के बाद में चमकदार नहीं होती, लेकिन फिर भी जो आयोडीन है वो ए धातु होने के बाद में भी क्या होती है? चमकदार होती है। इसके अलावा धातु क्या होती है? जो हमारी विद्युत होती है, विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक का मतलब कि जो धातु होती है मेटल, उनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इनके अंदर। ए धातु क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब होता है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, इनमें से बिजली प्रवाहित नहीं होती। लेकिन इसमें भी अपवाद होता है। जो कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन मुक्त पाया जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? फ्लो करता है और विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। तो ये ध्यान रखोगे आप। अपवाद, फर्स्ट अपवाद तो आ गया आयोडीन ए धातु होने के बाद में भी चमकदार होता है, और ग्रेफाइट ए धातु होने के बाद में भी क्या होता है? विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। जैसे ग्रेफाइट होता है, उससे जो पेंसिल होता है, पेंसिल की जो नोक होती है जिससे हम लिखते हैं, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ये ध्यान रखोगे आप, क्योंकि कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो ये कार्बन का ही अपर रूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान रखोगे कि जो मरकरी होती है, मरकरी क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं Hg सिंबल से। मरकरी क्या होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। देखो
मरकरी जो होती है वो धातु होती है, और धातु का गुण होता है कि धातु क्या होती है, सॉलिड होती है, हार्ड होती है। लेकिन जो मरकरी होती है Hg, वो क्या होती है, Hg वो कमरे के ताप पर, कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे के ताप पर किस अवस्था में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, मरकरी Hg कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा मैं और बता दूं कि जो मेटल धातु होती हैं वो क्या कैसी होती है, हार्ड होती हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, Li का मतलब होता है लिथियम, Na का मतलब होता है सोडियम, और K का मतलब होता है पोटेशियम। ये तीनों ही क्या होती हैं, मेटल होती हैं, धातु होती हैं, और धातु का गुण पाया जाता है कि हार्ड होती है। लेकिन ये तीनों ही क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। इसी कारण इनको क्या कर सकते हैं हम, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये आपको 3-4 अपवाद बता दिए मैंने, इनमें से एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलेगा। देखो सबसे फर्स्ट तो जो मेटल होती हैं वो चमकदार होती हैं और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातु क्या होती हैं, चमकदार नहीं होती, लेकिन अपवाद आयोडीन चमकदार होती है। विद्युत की कुचालक होती हैं अधातु, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सेकंड अपवाद ये है, फर्स्ट अपवाद आयोडीन, सेकंड ग्रेफाइट। थर्ड अगर हम बात करें कि मरकरी मेटल होती है, और मेटल जो होती है उनका गुण पाया जाता है कि वो सॉलिड होती हैं। लेकिन मरकरी कमरे के ताप पर कौन सी स्टेट में होती है, द्रव अवस्था में होती है। ये भी ध्यान रखोगे, ये थर्ड अपवाद है। फोर्थ आपको ध्यान रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो तीनों ही मेटल हैं, और मेटल का गुण होता है कि हार्ड होती हैं, लेकिन ये तीनों ही कैसी होती हैं, मुलायम होती है, और इनको हम चाकू से क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। तो इन 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। इसके अलावा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं। ये वायु से भी क्रिया करती हैं, जल जो वाटर होता है उससे भी रिएक्शन करती हैं, और विस्फोटक हो जाती हैं। इसी कारण इन तीनों को हम क्या करते हैं, कैरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखते हैं। किसमें, जो कैरोसिन तेल आता है, मिट्टी का तेल आता है, उसके अंदर हम इसको डुबो कर रखते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, इनमें से एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दही में बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से कौन से जीवाणु दही बनाने में सहायक है। देखो हमारा दूध होता है, दूध जब दही में चेंज होता है तो उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वो ही क्या होता है, सहायक होता है। किसमें, दूध को किसमें चेंज करने में, दही में चेंज करने में क्या होता है, सहायक होता है। जैसे हमारा दूध होता है, दूध को क्या करते हैं हम, जिमाते हैं। जो शाम को जैसे हमारा दूध होता है, दूध जो बच जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम, लास्ट में जो दूध होता है उसके अंदर क्या डालते हैं हम, छाछ डालते हैं। थोड़ी सी क्या डालते हैं, बिल्कुल कम मात्रा में क्या डालते हैं, छाछ डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि जो छाछ होती है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो क्या करेगा, जो हमारे पास दूध था, दूध के अंदर बिल्कुल कम मात्रा में हमने छाछ डाली, तो छाछ के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहेगा, तो वो दूध को जल्दी क्या करता है, दही के अंदर चेंज कर देता है। और दही से फिर हम क्या करते हैं, मक्खन और जो छाछ होती है वो प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको कि दूध से दही में चेंज होता है तो कौन सा जीवाणु सहायक होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता, क्या होता है, लाभदायक होता है हमारे लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है, दूध को दही में चेंज करता है। अगला देखो, हाइड्रोलिक जैक निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। देखो जो हाइड्रोलिक जैक होता है उसके अंदर हम कम मेहनत के अंदर ही जो ज़्यादा भार को क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर की सहायता से उठा सकते हैं। और वो किस के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस नियम पर
कार्य करता है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किस पर करता है? पास्कल के नियम पर कार्य करता है। जो हमारा हाइड्रोलिक जैक होता है, हाइड्रोलिक प्रेस भी बोल सकता है आपको, तो जो हाइड्रोलिक जैक रहेगा वो किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर कार्य करता है। इसके अलावा दे रखा है हमें आर्कमिडीज का सिद्धांत। जो आर्कमिडीज का सिद्धांत होता है वो क्या होता है? जैसे जो पानी होता है, पानी के अंदर क्या जहाज चलती है, पानी की जहाज, तो वो क्या करती है? पानी की जहाज डूबती नहीं है। इसके अलावा जैसे हमारे पास जैसे कील हो, लोहे की सुई हो, वो क्या हो जाती है? आसानी से डूब जाती है। तो वो उस जो जहाज नहीं डूबती, सुई डूब जाती है, उसको कौन समझाता है? आर्कमिडीज का सिद्धांत समझाता है कि जो भी वस्तु होती है उसके द्वारा जो जितना लिक्विड उठाया जाता है उसका भार अगर कम होता है या ज़्यादा होता है तो वस्तु डूबेगी या नहीं डूबेगी, तो वो कौन समझाता है? आर्कमिडीज समझाता है। इसके अलावा बोयल का नियम, किसका नियम है? बोयल का नियम, क्योंकि बोयल का नियम था, चार्ल्स का नियम था, गैलुसे का नियम था, ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर समझा दिया आपको कि ये तीनों नियम भी क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। मैंने विद ट्रिक समझाया था कि क्या कांस्टेंट रहेगा और किस में परिवर्तन होता है, तो तीनों को मैंने ट्रिक से समझाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर पर क्लोरीन की शुष्क क्रिया से बनता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो इसका निर्माण होता है CaOH2, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना। CaO होता है जो यहाँ लिख रखा, इसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। CaOH2 को हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूने में अगर हम क्या मिलता है, मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है? बिना बुझाए हुए बिना बुझा हुए चूने में पानी मिलाने से किस में चेंज हो जाता है? बुझा हुआ चूना। तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? क्लोरीन से कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaOCl2, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। तो ये ध्यान रखोगे। तो जो बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? CaOH2, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। CaO को क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना। और CaCO3 हमें दे रखा है। CaCO3 जो क्या होता है? जो हमारा नीला पत्थर होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOCO3। और इसी से क्या प्राप्त होता है हमें? CaO प्लस में CO2। अगर CaCO3 पत्थर को अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हमें CaO प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। अगर बिना बुझे हुए चूने के अंदर पानी मिला देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने की रिएक्शन क्लोरीन से करा देते हैं तो हमें CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा और भी ध्यान रखने हैं आपको। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, एक होता है हमारे पास बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। एक होता है हमारे पास बेकिंग सोडे के अलावा धोने का सोडा भी होता है। धोने का सोडा। तो धोने के सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। मैं यहाँ लिख देता हूँ Na2CO3 डॉट 10H2O। तो इसे हम क्या बोलते हैं? धावन सोडा या धोने का सोडा बोलते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम का होता है CaSO4 डॉट 2H2O। क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O। इसके अलावा आपको पूछ सकता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका होता है CaSO4 डॉट हाफ H
H2O। तो ये 2-3 आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो हमारा साल्ट होता है, नमक होता है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl होता है। जो हमारा वाटर पानी पीने का पानी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो ये ध्यान रखोगे आप। अगला क्वेश्चन देखो। देखो, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक हल्के खाद्य अम्ल का एक मिश्रण है। देखो, एक तो होता है बेकिंग सोडा, क्या होता है, बेकिंग सोडा। एक होता है बेकिंग पाउडर, दोनों में डिफरेंस होता है। बेकिंग सोडा तो क्या होता है, NaHCO3, मैंने अभी बताया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, दोनों इसी के नाम है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, जिसके अंदर बेकिंग सोडा तो रहे रहेगा, NaHCO3 रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर हम और क्या मिक्स करते हैं, टार्ट्रिक अम्ल और मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टार्ट्रिक अम्ल। तो बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखोगे आप। और बेकिंग पाउडर का यूज हम करते हैं जैसे केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, जो भी फुली हुई वस्तु होती हैं, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो भी वस्तु हम पका रहे हैं उसके अंदर क्या छिद्र छोड़ देती है। और छिद्र के कारण ही भी जो भी वस्तु हम पकवान बना रहे हैं वो क्या हो जाता है, फूला हुआ बनता है। केक भी फूला हुआ होता है, ब्रेड भी फूला हुआ होता है। वो कौन सी गैस के कारण होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे को कहाँ से प्राप्त हुई, बेकिंग पाउडर से प्राप्त हुई। तो ये ध्यान रखना आपको। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा, जो किसके साथ मिलाया जाता है, बेकिंग सोडे के अलावा। बेकिंग सोडे के साथ टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इमली के अंदर। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 डेसीमीटर इक्वल। तो आप ध्यान रखोगे, एक होता है हमारे पास 1 मीटर, 1 मीटर तो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 किलोमीटर, KM लिख रखा है, किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो आप ध्यान रखोगे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। अगर हम बात करें कि 1 डेसीमीटर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। तो ये 2-3 ध्यान रखोगे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, 1 डेसीमीटर, DM का मतलब है डेसीमीटर, डेसीमीटर, जिसे डेसीमीटर। तो डेसी से D लिया गया है, मीटर से M लिया गया है, तो क्या लिख देते हैं हम, DM। तो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर, 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। तो एक जो डेसीमीटर रहेगा वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा हमें, 10 mm मतलब मिलीमीटर दे रखा है। आगे देखो, 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। पौधे में पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार संवहनी ऊतक है। तो जो हमारे प्लांट होते हैं या पेड़ होते हैं उनके अंदर एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोयम। देखो जाइलम में ज आ रहा है और जैसे ही आपको क्या बनानी है, जड़ बनानी है। फ्लोएम के अंदर क्या आ रहा है, देखो फ्लोएम को हम लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, फ्लोएम, पी आता है और पी से आपको क्या बनानी है, पत्ती बनानी है। देखो जो हमारा पेड़ होता है उसके अंदर नीचे तो क्या होती हैं, जड़ होती हैं, और ऊपर क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। तो फ्लोएम का मतलब तो आपको पत्ती समझना है, जाइलम का मतलब आपको क्या समझना है, जड़ समझना है। अब देखो जो हमारी जड़ होती हैं, जड़ पेड़ के लिए
नीचे से क्या लेकर के आती हैं, पानी को लेकर के आती हैं, तभी तो जड़ क्या आती ज़्यादा दूर तक फैली हुई होती हैं और क्या लेकर के आती हैं, पानी लेकर के आती हैं। और जो जड़ होती हैं तो वो क्या कार्य करती हैं, जल संवहन का, जो जाइलम होता है वो जल संवहन का कार्य करता है, जल को जड़ से लेकर के और पत्तियों तक लेकर के जाता है। तो जाइलम का कार्य तो क्या हो गया, जल को जड़ से लेकर के कहाँ लेकर के जाता है, प्लांट के सारे भागों में या पत्तियों तक लेकर के जाता है। फ्लोएम का कार्य क्या रहेगा, जैसे पेड़ की क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो क्या रहेंगी, जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और क्या होती है, H2O होती है, इसी से क्या बनाती हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो जो पादप होता है या पेड़ होता है उसके अंदर जो पत्तियां होती हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। और ये भोजन का निर्माण कहाँ होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है। किसमें होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है। तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पाया जाता है और पत्तियों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। अगर पत्तियों में भोजन का निर्माण होगा तो पत्तियों के द्वारा जो भोजन रहेगा उसको फ्लोएम का क्या करता है, भोजन का संवहन करता है और भोजन को पत्तियों से कहाँ लेकर के जाता है, जड़ों तक लेकर के जाता है। तो ये दोनों कार्य आपको ध्यान होने चाहिए। जाइलम का कार्य होता है जल संवहन का, जड़ से लेकर के पत्तियों तक जल को लेकर के जाता है। फ्लोएम का कार्य होता है भोजन को पत्तियों से जड़ों तक लेकर के जाता है। और पादप के अंदर जो भोजन होता है वो पत्तियों के अंदर ही बनता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, जिसके अंदर प्रकाश भी होता है, CO2 भी होती है, H2 भी होती है। CO2 तो क्या होगी, एनवायरमेंट से ले लेता है प्लांट, H2 जड़ से लेकर के आएगा और प्रकाश जो सूर्य रहेगा उससे प्राप्त होता है, उससे क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है। और भोजन के साथ कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। तो प्लांट के अंदर भोजन भी बनता है और ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। और ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, क्लोरोफिल के अंदर होती है। कहाँ होती है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पादप की पत्तियों के अंदर पाया जाता है। तो अब देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, पौधों में पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार संवहनी ऊतक है। तो भोजन का संवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्लोएम। अगर जल के संवहन की बात होती कि जड़ों से जल के संवहन को कौन कार्य करता है, तब क्या आता हमारा, जाइलम आता। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, हमारा फ्लोएम। ये ध्यान रखना आपको। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन यही थे। जो अगली जो हमारी सीरीज होगी उसके अंदर हो सकता है आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाए, उससे आगे जो भी सीरीज होंगी उसके अंदर हो सकता है आपको 50 क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि अब पेपर आपका नज़दीक आ चुका है। तो मैं मैं आशा करता हूँ कि आपको जो सीरीज आपको मैंने समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। और हमारे चैनल जीके बाई मालाराम सर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर सीरीज के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।